आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। श्रोताओ नमस्कार। कहो न कहो ये आके बोलती है ओ सनम ओ मेरे सनम, मोहब्बत के सफर में ये सहारा है, वफा के साहिलों का ये किनारा है। भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा, लगे अब्र सा मुझे तन तेरा, चमके बरसा दे मुझ पर घटाए, तू ही मेरी प्यार, तू ही मेरा जान, कभी मेरे साथ कोई रात गुजार, तुझे सुबह तक मैं करूं प्यार। वो ओ ओ वो ओ वो जिंदगी दो पल की, जिंदगी दो पल की, इंतजार कब तक हम करेंगे भला, तुम्हें प्यार कब तक ना करेंगे भला, जिंदगी दो पल की। इन पॉपुलर गीतों के अंश सुनकर आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि आज हमारे मेहमान कौन हैं, और अगर आपने अभी तक अंदाजा नहीं लगाया है तो मैं आपको बता देती हूँ, आज हमारे मेहमान हैं फिल्म निर्देशक और लेखक अनुराग बासु। आपसे बातचीत की है कमल शर्मा ने। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाब के तिनकों से चल बनाए आशिया। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाब के तिनकों से चल बनाए आशिया। दबे दबे पाँव से आए हौले हौले जिंदगी, होठों पे कुंडी चढ़ा के हम ताले लगा के चल गुमसुम तराने चुप के गाए, आधी आधी बात ले आजा दिल की ये जमीन, थोड़ा सा तेरा सा होगा थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशिया। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाब के तिनकों से चल बनाए आशिया। अनुराग जी, सबसे पहले तो विविध भारती और विविध भारती के करोड़ों श्रोताओं की ओर से शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपका नाम है अनुराग, लेकिन मुझे जहाँ तक मालूम है कि छत्तीसगढ़ में एक जगह रायपुर के पास में भिलाई, आपका जो पूरा परिवार है उसका अनुराग रहा है थिएटर से। हाँ जी, जरूर।
तो ये संस्कार क्या थिएटर से आया आप? एकदम मेरा अपब्रिंगिंग जो है, मैं जो भी सीखा हूँ और जो भी कर रहा हूँ, अभिनय के बारे में जो जानता हूँ, कहानी कहने के बारे में जो जानता हूँ, जिंदगी के बारे में जो जानता हूँ, वो आई थिंक थिएटर से आया है। क्योंकि मेरा बचपन ग्रीन रूम में गुजरा है। मैं होमवर्क ग्रीन रूम में किया करता था, मेरे माता पिता थिएटर किया करते थे। आकाशवाणी के गलियारों में बचपन गुजरा है, क्योंकि वो ए ग्रेड आर्टिस्ट थे, रेडियो नाटक करते थे आकाशवाणी में। आकाशवाणी रायपुर में? आकाशवाणी रायपुर में, हाँ। और मुझे याद है कि मैंने आपके पिताजी जो हैं, हम तो दादा बोलते थे उनको, हाँ। सुब्रत बोस जी, और जो आपकी मदर हैं दीपशिखा बोस, मैंने तो उनके साथ में नाटक भी किए, रेडियो नाटक किए। जरूर, मैं इसका जिक्र नहीं करना चाहता क्योंकि आवाज आपकी वैसे भी बहुत जवान है। मैं नहीं कहना चाहता था कि आप मेरे पिता के दोस्त हैं, लेकिन अभी आप कह दिया तो मैं कहूंगा, क्योंकि वहाँ मतलब और बहुत खुशी हो रही कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। क्योंकि आपको सब देखता था मैं बचपन में, आप लोगों की आवाज का दीवाना था और हम लोग सुनते थे रेडियो में, क्योंकि रेडियो उस वक्त जरिया था हमारे एंटरटेनमेंट का। और आज हम सब आपके दीवाने हैं, और साथ साथ एक जबरदस्त गर्व का भी एहसास है हम सबके भीतर कि उस रीजन की जहां से इतना बड़ा कोई फिल्मकार अभी तक नहीं आया है। फिल्में तो बहुत सारी बनती हैं, लेकिन अनुराग बासु के रूप में एक ऐसा सितारा उभरा है जिसने अंतर्राष्ट्रीय फलक पर सिनेमा के अपनी पहचान दर्ज करवाई है। अनुराग, ये जैसा कि आपने कहा कि थिएटर जो था उसकी बहुत बड़ी भूमिका रही, यहाँ तक की जो आपकी यात्रा है, जो आपने एक फिल्म निर्देशक के रूप में, फिल्मकार के रूप में जो तय किए, इसके बीज जो थे वो वहीं से पड़ गए थे। जरूर, हाँ। अच्छा, वहाँ थिएटर की कोई जिम्मेदारी भी संभालते थे आप वहाँ क्या? हाँ, काफी, क्योंकि बचपन में तो छोटे मोटे अभिनय रोल किया करता था जी। उसके बाद कुछ मेरी पर्सनालिटी ना बच्चे की रही ना बड़े की रही, और आवाज़ भी कुछ अजीब हो गई, तो फिर बैक से संभालना शुरू किया मैंने कई सालों तक। और काफ़ी मेकअप से लेकर, लाइटिंग से लेकर, सीन को किस तरह से स्टेज करना है, किस तरह से संभालना है, वो काफ़ी सारी चीज़ें। और किताबें जो है हमारे घर में, पढ़ने का बहुत अच्छा ये था, क्योंकि मेरे पापा चुन चुन के मुझे किताबें देते पढ़ने के लिए। तो उस समय नहीं पता था इसका असर क्या होगा, अभी समझ में आया कि वो किताबों ने मतलब मुझ पर क्या असर डाला। क्योंकि अक्सर क्या होता है, आप जब बड़े होते हैं, और मेरे जनरेशन के कई सारे डायरेक्टर हैं जो कि शायद वो लिटरेचर पढ़े ही ना हो जो मुझे बचपन में दिया गया था पढ़ने के लिए। तो ये सिर्फ बांग्ला का साहित्य था कि विश्व साहित्य था? बांग्ला साहित्य, हिंदी खास करके, और फिर धीरे धीरे बड़ा होता गया तो फिर अंग्रेजी साहित्य भी पढ़ना शुरू किया। लेकिन हिंदी मुझे याद है, क्योंकि मुझे याद है, मैं 9वीं में था, 10वीं था, पापा ने राग दरबारी हाथ में पकड़ा दिया, पढ़ो। फिर उसके बाद मुझे पहले उस वक्त समझ में नहीं आता था, मंटो दस्तावेज दे दिया था हमारे हाथ में। तो ये जो है, ये मेरे ख्याल से ये सबका असर हुआ है मेरे स्टोरी टेलिंग पे कहीं ना कहीं। तो आपकी स्मृतियों के दस्तावेजों को आज हम खंगाल रहे हैं जरूर। और यहाँ गुंजाइश बनती है गाने की, उसके बाद में और बातचीत हम करेंगे, उसका सिलसिला जारी रहेगा। तो कौन सा गाना आपकी पसंद का पहला गाना हम सुनवाएं? मेरी पसंद का तो अगर काम आसान कर दे, मेरे फिल्मों का पसंद गाना बताऊं आपको? आप इसमें पूरी आजादी है जी। मेरे पसंद का गाना मैं शुरू करता हूं। मेरा सबसे बड़ा पॉपुलर जो गाना हुआ था भीगे होंठ तेरे, मर्डर फिल्म से है। इस गाने के बारे में आपको थोड़ा बताऊं? हम जानना चाहते हैं, सुना है कि इसके साथ में कुछ आपकी व्यक्तिगत जिंदगी का भी रिश्ता है। नहीं, बड़ा एरोटिक गाना है, जिंदगी का हिस्सा कैसे बता दूं रेडियो में। नहीं, मैं उतना ही रोमांटिक हूँ जितना कि पर्दे में इमरान था, लेकिन रेडियो में आप सब बातें खुल के नहीं कह सकते। हुआ ये था, उस गाने के साथ जो गाना है उसकी राइट्स ली थी एक पाकिस्तानी गाने से हमने। ये बात पहली बार शायद लोगों को पता चल रही, मैंने कहीं पे भी ये बात बताई नहीं, क्योंकि वो गाना जो था एक पंजाबी गाना था जी, पाकिस्तानी सिंगर का गाया हुआ था। हमने उनसे राइट ली, फिर उन्हें बुलाना चाहते थे, आप आइए और ये गाना गाइए, और वो तैयार हुए, बहुत खुश हुए। फिर हमने उन्हें बोला कि लिरिक्स भेज दीजिए गाने की, मैं तैयारी करके आऊँगा। हमने लिरिक्स भेजा उन्हें जी। लिरिक्स पढ़ के कुछ घबरा गया, क्योंकि उसमें था कभी मेरे साथ रात गुजार, तुझे सुबह तक करूं प्यार। तो वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में वो कहते थे कि यहाँ पे भैया मैं नहीं गा सकता, क्योंकि मैं वो बहुत वहाँ पे धार्मिक गाने उस तरह के, तो अपने इमेज नहीं चेंज करना चाहते थे। सो आई थिंक फिर उन्होंने मना किया, और ये कुणाल गांजा वाला जो है 3 घंटे में हमने ढूंढ के उससे गाना गवाया, क्योंकि हाँ ये कुछ अचानक हुआ, क्योंकि साया मेरी इसके पहले फिल्म साया में उन्होंने एक गाने में सिर्फ आलाप गाया था, श्रेया घोषाल का गाना था वो, 2003 में आई। हाँ,
सो देखिए, हर गाने की कुंडली होती है। सो आई थिंक ये गाना उसके कुंडली में लिखा था। नहीं, आपने एक बात और भी कही कि हमने उसे ढूंढ निकाला 3 घंटे में। मतलब क्या ये उस समय एक असमंजस की स्थिति थी कि किससे गवाएं और क्या है, या हाँ, अचानक दिमाग में आया वो नहीं तो और कौन, तो हमने बोला जी। कुणाल, क्योंकि कुणाल से हम बहुत इंप्रेस थे जब साया की, और साया की रिकॉर्डिंग मेरे ख्याल से उसके कुछ 6-7 महीने पहले ही हुई थी। जी, और अनु मलिक ही थे उनके म्यूजिक डायरेक्टर। तो मैंने कहा कि कुणाल को, तो हाँ ठीक है, कुणाल को बुलाते हैं। फिर कुणाल को हमने ढूंढा, नंबर वगैरह निकाल कर वो आए, फिर वो गाना कुणाल, आई थिंक इट वाज 4-5 घंटों में सब हो गया था। और एंड आई थिंक वो कुणाल का अब तक का बेस्ट गाना है, उसकी उसी गाने की वजह से जाना जाता है वो। तो आइए सुनते हैं। जरूर। भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा, लगे अब्र सा मुझे तन तेरा, चमके बरसा दे मुझ पर घटाए, तू ही मेरी प्यार, तू ही मेरा जान। कभी मेरे साथ कोई रात गुजार, तुझे सुबह तक मैं करूं प्यार। वो ओ ओ वो सांसें आज तेरी, तन आग तेरा, छीने नींद मेरी है, लूटे चैन मेरा, काला जादू करे लंबे बाल तेरे, आंखें झील तेरी, डोरे लाल तेरे। कभी मेरे साथ कोई रात गुजार, तुझे सुबह तक मैं करूं प्यार। वो आंखें कह रही जो ना हम कहें, उसे सुन ले तू, जो ना लब कहे। तू न सोया, मैं न सोऊंगा, तुझे देखूंगा, तुझ में खोऊंगा। कभी मेरे साथ कोई रात गुजार, तुझे सुबह तक मैं करूं प्यार। वो भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा,
के अब्र सा मुझे तन तेरा। इस गाने में तो हम लोग भीग गए और खूब जब जब ये गाना बजता है लोग भीगते हैं और अच्छा लगता है। वापस हम आते हैं अपने मुख्य विषय पर, क्योंकि बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं इस वक्त सबसे पहले आपकी अभी हाल की जो फिल्म है बर्फी की, उसकी बात जो है, अखबारों में उसकी बहुत चर्चा है और जो मेन जो फिल्म मैगजीन्स हैं उनके एडिटोरियल में इस पर बात हुई है। एक तो बड़े लंबे अरसे के बाद में इस तरह की एक सफलता की बात कही जा रही है और इसकी तुलना हॉलीवुड के सिनेमा से की जा रही है। उस स्टाइल की फिल्म है और जिस तरह से आपने ताना बाना बना, कहानी भी आपकी है और इसमें एक बात और है कि ये फिल्म आपने प्रोड्यूस भी की है। हाँ जरूर, को प्रोड्यूस किया यूटीवी के साथ। हाँ। तो इसके बारे में बताइए, एक तो इस सफलता के बाद में कैसा लग रहा है? नहीं, अच्छा तो लगता है क्योंकि हमें एकदम उम्मीद नहीं थी। हमने फिल्म इतने कम बजट में बनाई, हमने बहुत लिमिटेड थिएटर में रिलीज़ किया। हमें लगा कि फिल्म अच्छी बनी है, लेकिन जिस तरह का दौर चलता है तो हमें चल रहा था जिस तरह, हमें लगा कि शायद ये बॉक्स ऑफिस में उतने पैसे ना कमा पाए। तो हमने तो सब कुछ सेफ रखा था, कम पैसे में बनाया कि अगर नुकसान भी करे तो मतलब फिल्म पैसे कमा ले। लेकिन इसकी एकदम उम्मीद नहीं थी। जिस तरह से बॉक्स ऑफिस में 6 दिन में 60 करोड़ कमाई है फिल्म और जिस तरह का यूफोरिया चल रहा है, तो आई थिंक इसकी एकदम उम्मीद नहीं थी। और मैं बताऊं, इसका बीज, बर्फी का बीज एक्चुअली, आप हमेशा अपने फिल्म को देखते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। जैसे मेट्रो था, लाइफ इन ए मेट्रो, वो क्रिटिकली अक्लेम्ड हुआ था, हिट भी हुई थी, लेकिन मुझे उसमें एक बहुत बड़ी ऐब नजर आई जब मैं हॉल में बैठ के देख रहा था। फिल्म बनाते वक्त वो मुझे ऐब नहीं दिखी, तो जब देख रहा था मुझे लग रहा था मैं फिल्म को आंख बंद करके समझ सकता हूँ, मेट्रो को मुझे देखने की जरूरत नहीं है। तो फिर फिल्म और रेडियो नाटक में क्या फ़र्क रह गया? अक्सर मेरे काम के हम रेडियो नाटक का विजुअलाइजेशन पर्दे पे करते हैं। अगर आप आंख बंद करके फिल्म को समझ सकते हैं तो हम फिल्म क्यों बना रहे हैं? तो मुझे लगा कि मैं अपने मीडियम का मिसयूज़ कर रहा हूँ। तो मैं ऐसी कहानी को ढूंढ रहा था जहाँ मैं विजुअली पूरी बात कह सकूँ। आप बर्फी देखेंगे, बर्फी में संवाद सिर्फ 15 मिनट के हैं, 2.5 घंटे की फिल्म है और 15 से 20 मिनट का। तो ये जो कहानी जब मुझे मिली, और मिली मतलब जब मैंने कहानी लिखी, पहले 2 पेज की कहानी थी, तो मुझे लगा हाँ इसमें वो बात की जा सकती है जहाँ मैं विजुअली और सीन के द्वारा कहानी कह सकूं, मुझे उतनी ज़्यादा संवादों की ज़रूरत ना पड़े शायद। आपने एक बीज मुझे दिया है, वो बीज मंत्र की तरह है, मैं उसी मंत्र को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि आपने कहा कि मेट्रो जो आपने उसकी जब बात की, कहीं ना कहीं जहन में आपके सबकॉन्शियस में एक बात आई और उसके बाद में फिर आपने इस फिल्म पे जब काम किया तो उस चीज़ को ध्यान में रखा। ये जो इसके पीछे का जो विषय था, जो मूल कहानी थी, ये कहाँ से आया आइडिया? इसके ये क्या ज़ाती ज़िंदगी से या रियल लाइफ स्टोरी या कुछ कहीं से, आपको कहाँ से इंस्पिरेशन? जब आपकी ज़िंदगी बदलती है, आपका नज़रिया बदलता है, तो आपका कहानी कहने का तरीका भी बदल जाता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ। मैं शायद मेरी प्रायोरिटीज़ लाइफ में चेंज हो गई, कुछ घटनाएं हुई ज़िंदगी में, उसके बाद प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई। और हुआ ये कि ये जो छोटी छोटी चीज़ों में, मतलब ना, खुशियाँ छोटी छोटी चीज़ों में आती है, कुछ बड़े पैकेज में नहीं आती है। तो आप हर चीज़ में खुशी ढूंढ सकते हैं, ये मैं विश्वास नहीं करता था पहले। मुझे लगता था खुश होने के लिए कुछ और चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और तो आई थिंक ये जो मेरा बिलीफ है, इसी ने इस फिल्म को शेप दिया है। और पोस्ट माई इलनेस मैंने कुछ समय कुछ NGOs के साथ गुजारे हैं, तो मैं आजकल बच्चों को रात को कहानियाँ सुनाता हूँ। तो ये सारी चीज़ों का जो है ना, ये कुछ मिलाव जुलाव इफेक्ट है बर्फी बन के बाहर निकली है। तो आपने अभी बताया कि कुछ NGOs के साथ में काम किया, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन बर्फी जिस तरह की कहानी है, बहुत लोगों को मीठी लग रही है, बहुत स्वादिष्ट लग रही है, और जिसने भी इस फिल्म को देखा है इसकी जम के वो तारीफ भी कर रहा है। इसके जो चरित्र हैं और जिनको आपने लिया है आर्टिस्ट के रूप में, उन चरित्रों को निभाने के लिए वो जहन में थे आपके कि यही लोग हैं, इनको लेना है ये, ताकि इसको निभा सकेंगे इतने प्रभावशाली ढंग से? मेरे दिमाग में सबसे पहले रणबीर कपूर आए थे जी। हम कास्टिंग करता नहीं हूँ कहानी दी एंड लिखने के पहले, बिकॉज मैं पहले स्क्रिप्ट लिखता हूँ फिर कास्टिंग करता हूँ। लेकिन ये फिल्म ऐसी थी, मैं लिख नहीं पा रहा था, मुझे लगा मुझे सोचना पड़ेगा करेगा कौन, नहीं तो लिखना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो रणबीर आया जहन में और सिर्फ वही आया। और जब लोग ये सवाल पूछते हैं, मैं बोला आप फिल्म देखिए, आपको भी समझ में आएगा। कोई अगर लगता है कोई और कर सकता था, मुझे लगता था कोई और कर सकता था इस रोल को, तो वो तो था। उसके अलावा इट वॉज ऑल ओपन, यू नो। उसके बाद प्रियंका के लिए इनफैक्ट झिलमिल के कैटेगरी में किसी नए लड़की को कास्ट करना चाहता था जी। और दूसरे दोनों किरदार के लिए। ये मेरी वाइफ तानी का कन्विक्शन था कि प्रियंका करेगी, आप जाइए मिलिए। मैं उससे मिला, उसको कहानी सुनाया और उसको ये भी बोला, मुझे पता नहीं शायद मतलब आप फिट होंगे कि नहीं होंगे इस कैरेक्टर में। सो फिर हमने वर्कशॉप किया 3-4 दिन का,
फिर मुझे उसमें उनमें झिलमिल दिखी। तो वर्कशॉप आप हमेशा करते हैं अपने आर्टिस्ट के साथ में, हर फिल्म के दौरान करते हैं? वर्कशॉप में ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिंग लेसन्स और क्लास लेता हूँ। वर्कशॉप में सबसे पहले ये होता है कि आप, क्योंकि क्या होता है, किसी एक्टर को आप अगर जानते नहीं पर्सनली, एक बड़ा शील्ड होता है, एक वॉल होता है, दीवार होती है उनके चारों तरफ, उसको तोड़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप जब तक पर्सनली कनेक्ट ना करें, काम निकलवाना बहुत मुश्किल होता है, जब तक वो आर्टिस्ट आपको ट्रस्ट ना करे। और सिनेमा में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी, क्योंकि क्या होता है, आपको हाथ पकड़ के, उनको उंगली पकड़ के लेके जाना है, कुछ आपको जब तक ट्रस्ट ना करे वो मुश्किल है। क्योंकि फिल्म सिर्फ डायरेक्टर देख सकता है कि फिल्म का किस शेप में बाहर, और किसी को फिल्म दिखती नहीं है कि ये होगा क्या, अल्टीमेट रिजल्ट निकल के क्या बाहर आएगा। तो पहला काम तो ये होता है वर्कशॉप में कि आप वो ट्रस्ट पैदा करें, और उस किरदार, झिलमिल जैसे किरदार का नाम था इस फिल्म में, बर्फी में, उसकी आंखों से दुनिया को देखना सिखाएं। बस एक्टिंग तो हो जाती है, लेकिन आप यू गेट इनटू द हेड ऑफ दैट कैरेक्टर, और वो कैसा सोचेगा, क्या महसूस करेगा, ये जब तक समझना शुरू कर देंगे, आई थिंक हाउ द बैटल वन। तो दर्शकों को तो ये फिल्म पसंद आई है, लेकिन एक निर्देशक के रूप में, एक फिल्मकार के रूप में, और चूंकि ये आपका ब्रेन चाइल्ड है, आपका अपना बच्चा है, स्क्रीन पर देख करके आपको वो जो एक संतुष्टि, जो जैसा आपने सोचा था इसको, जिस तरह से आपके जहन में सारी चीजें आई थी, क्या उस तरह से ये पर्दे पे आ पाई हैं? नहीं, मैं जैसे बताया, मेट्रो देख रहा था, मुझ में ऐब नजर आई, मुझे इस फिल्म में भी ऐब नजर आई, और मैं अगले फिल्म में उसको ठीक करूंगा, करेक्ट करूंगा। और मैं नहीं कहता, क्योंकि मैंने कुछ दिनों पहले ट्वीट भी किया था, मैंने कहा था कि आई एम रियली हम्बल्ड बिकॉज, क्योंकि ये फिल्म फ्लॉलेस नहीं है, त्रुटियां हैं इसमें, इसके बावजूद इतना अच्छा कर रही है। और I'll wait, मे बी अगली फिल्म मेरी हो जिसमें कोई ऐब ना हो, खराबी ना हो, क्योंकि ये फिल्म परफेक्ट नहीं कहूँगा मैं, परफेक्ट है। आप लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं, किसी को ऐब नज़र नहीं आ रही है, ये मतलब बहुत बड़ी बात है। किसी ने आके मुझे नहीं कहा कि जो ऐब मुझे नज़र आ रही है उन्हें भी नज़र आ रही है। मुझे लगता है कि ये सारे वो लोग हैं जो इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि गिलास आधा भरा है। बर्फी में मेरा एक फेवरेट गाना है, जो उतना पॉपुलर शायद ना हुआ है, लेकिन अगर वो सुनाए तो क्यों, गाने का नाम है, पापन ने गाया है। हम तुम चले टेढ़े मेढ़े से रस्तों पे नंगे पाँव रे, चल भटक लेना बाव रे। क्यों न हम तुम फिरे जाके अलमस्त पहचानी राहों के परे, चल भटक लेना बाव रे। टिमटिमाती निगाहों में, इन चमचमाती अदाओं में, लुके हुए छुपे हुए है क्या ख्याल बावरे। क्यों न हम तुम चले जिंदगी के नशे में ही धुत सकरे, चल भटक लेना बावरे। तलाशे बगीचों में फुर्सत भरी छाँव में, चल भटक लेना बावरे। गुनगुनाती फिजाओं में, सरसराती हवाओं में, टुकुर टुकुर यूं देखे क्या क्या तेरा हाल बावरे। खर्च करना तुम, ना लफ्ज़ खर्च हम करेंगे, नजर के कंकड़ों से खामोशियों की खिड़कियां यूं तोड़ेंगे, मियां की मस्त बात फिर करेंगे। ना हर्फ खर्च करना तुम, ना हर्फ खर्च हम करेंगे, नजर की स्याही से लिखेंगे तुझे हजार चिट्ठियां, खामोश चिट्ठियां तेरे पते पे
है जिंदगी ले, हमें बुलाती है जिंदगी। जो करना है वो आज कर, ना इसको टाल बावरे। क्यों ना हम तुम टेढ़े टेढ़े मेढ़े से रास्तों पे नंगे पाँव ले चल, भटक लेना बावरे। क्यों ना हम तुम धीरे जाके अलमस्त पहचानी रहोगे पहले, चल भटक लेना बावरे। इन टिमटिमाती निगाहों में, इन चमचमाती अदाओं में लुके हुए छुपे हुए है क्या ख्याल बावरे। एक बहुत बड़े हॉलीवुड के फिल्मकार ने कहा है कि सिनेमा में एक जो जिज्ञासा का जो एलिमेंट होता है कि अब क्या है, इसकी तलवार हमेशा लटकती रहनी चाहिए। इससे जो आपका दर्शक है वो आपके सिनेमा के साथ, आपकी फिल्म के साथ में चिपका रहता है और वो लगातार जैसे मुंह बाय देखता रहता है। और ये अगर तलवार लटकती रहती तो बहुत अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ कि इस एलिमेंट का आपने भी अपनी फिल्मों में बहुत पालन किया, खासतौर से मेट्रो में और दूसरी जो फिल्में आई उनमें। तो आप इसमें कितना बिलीव करते हैं, सच में क्या ऐसा है? क्योंकि हर तरह की कहानी कह दी गई है, हर तरह की कहानी कही जा रही है। आपके कहानी कहने का तरीका बस बदल सकता है, क्योंकि हम ऐसे मोड़ पे आ गए हैं, हर किस्म की कहानी कह दी गई है। तो बस वो कहानी कहने का तरीका नया नया ढूंढता हूँ, किस तरह से आप, कोई इसमें कोई रूल नहीं है, कोई गणित नहीं है, कोई स्क्रीन प्ले का राइटिंग का बुक फॉलो नहीं करता हूँ। मैं बस ये कहता हूँ ऑडियंस आपके पीछे चले, ऑडियंस जब आपके आगे चलना शुरू करे, वो प्रेडिक्ट कर ले कि इसके बाद क्या होने वाला है, तो वो आपकी हार है। एज ए स्क्रीन प्ले राइटर आपका पहला ये होता है कि ऑडियंस हमेशा आपके पीछे, उन्हें पता ना चले कि आगे होने वाला क्या है। और हम ये माने क्या कि ये जो फिल्में हैं जो आप बना रहे हैं ये अपने समय की कहानियां? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेट्रो अपनी समय की कहानी है, लेकिन ये कहानी जो बर्फी जो है 1970 के दशक में बेस्ड है। लेकिन मैं अभी ये कहानी को कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि अभी शायद उस तरह का प्यार, सेल्फलेस लव एग्जिस्ट नहीं करता है हमारी ज़िंदगी में, हमारी सोसाइटी में बहुत कम हो गया है। तो इसीलिए वो 70 के दशक में कहनी पड़ी वो बात। अनुराग, आपका रिश्ता एक छोटे से कस्बे से भिलाई, जहाँ पर आपकी पढ़ाई भी हुई और बातचीत की शुरुआत भी हमने वहीं से की थी। और उसके बाद में फिर जब आप मुंबई में मीरा रोड जैसे उपनगर में बहुत दिनों तक रहे और आज अपनी मेहनत से आपने एक बहुत बड़ा नाम, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा के फलक पर आपका नाम है, रोशन एक सितारे की तरह। तो ये सारे के सारे जो अनुभव थे आपके, वो भी हमें कहीं ना कहीं वो मेट्रो में नजर आते हैं। लेकिन जैसे एक तरह का जुमला भी हम सुनते हैं कि साहब छोटे शहर से आया हुआ इंसान जो है वो मेट्रो को, इतने बड़े महानगर को समझ नहीं पाता, उसके चरित्र को समझ नहीं पाता। मैं आपके लिए क्या कहूँगा, आपने इस फिल्म को जब बनाया तो क्या कौन कौन से पहलुओं पर आपने गौर किया? मैं अगर छोटे शहर से नहीं होता तो मेट्रो बना ही नहीं पाता, क्योंकि अगर मैं बड़े शहर में होता तो मुझे उनमें कहानियां ही नहीं नजर आती। मैं छोटे शहर से आया था करके इन सब किरदारों में कहानियां नजर आई। वो सब आसपास की घटनाएं हैं, कुछ लोगों के साथ हुआ है, नहीं हुआ है, वो सारी चीज़ों का मिश्रण था मेट्रो में। और अभी तो मैं कहता हूँ कि थोड़ा फर्क कम हो गया है बड़े शहर और छोटे शहर में, पास आते जा रहे हैं कल्चरली और सब कुछ, बिकॉज इंटरनेट, टेलीविजन, सब कुछ आई थिंक गैप कम होता जा रहा है। लेकिन जब मैं आया था बहुत बड़ा गैप था। और बहुत सारे कैरेक्टर्स में ना थोड़ी बहुत मेरी जो है छाप दिखेगी मेट्रो में। इरफान के कैरेक्टर में थोड़ी छाप दिखेगी, क्योंकि इरफान थोड़ा सा लेच है उसमें और थोड़ा सा एक स्मॉल टाउन उसमें हैबिट है। अभी भी मैं, मेरे बगल के ऑटो में कोई खूबसूरत लड़की जाती है, मेरी गर्दन मुड़ जाती है, मैं मुड़ के उसको देखता हूँ, पीछे से बीवी सर पे टपली मारती है। तो ये आदत तो अभी भी है। तो इरफान उसी तरीके का था। एक सीन है जिसमें शाइनी आहूजा परफॉर्म कर रहे हैं और कोई मोबाइल बच जाता है थिएटर के अंदर, वो आधा परफॉर्मेंस छोड़ के चला जाता है। ये मेरे साथ हो चुका है। शर्मन का कैरेक्टर भिलाई से आता है मुंबई में कुछ बनने के लिए, मैं भी भिलाई से आया हूँ। अपने पापा का अधूरा सपना पूरा करने आया है शर्मन, उसमें दिखता है। तो कहीं पे वो बात थी, बहुत पर्सनल थी, क्योंकि मैं अपने पापा का सपना पूरा कर रहा हूँ। पापा ने कभी आपसे कहा था कि तुम फिल्म की दुनिया में जाना? कभी नहीं, उन्होंने कभी फोर्स नहीं किया, लेकिन मुझे ऐसा लगा, क्योंकि देखिए मेरे से पहले मेरे पिताजी बम्बई आए थे और बम्बई आए थे और वो लिख रहे थे, लेकिन मुझे वो बम्बई में आना और यहाँ पे काम करना कितना कठिन है, ये जब मैं खुद नहीं आया और खुद नहीं काम ढूंढना शुरू किया, मुझे पता नहीं चला। तो उनके लिए इतनी इज्जत बढ़ गई और वो एक जो मोटिव था कि अभी मुझे कुछ करना पड़ेगा, आई रियली वांट टू प्रूव माई सेल्फ बिकॉज इट इज़ हिज ड्रीम। और वो मतलब उस वक्त मैं ख्याल से 10वीं में था जब पापा बम्बई आए थे, और उस उम्र में डिसीजन लेना कि मैं जाता हूँ, फिर परिवार को बुलाऊंगा
और फिर हम वहाँ पे कुछ करेंगे। तो मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे पापा जो है ना, बॉल को डी तक लेके आए। क्या गोल मैंने मारा, लेकिन डी तक जो लेने वाला आया है ना, उसको कभी क्रेडिट नहीं मिलता, गोल मारने वालों को क्रेडिट मिलता है। तो डी तक तो बॉल मेरे पापा लेके आए। तो यहाँ पापा को सैल्यूट करते हैं और उनके नाम एक गाना करते हैं। मैं उनकी पसंद का एकदम, देखिए जंप हो जाएगा आपके प्रोग्राम में, क्योंकि हेमंत कुमार का कोई भी गाना बज कोई जाए, बात। कि वो उनका पसंदीदा गाना था। और मैं उनके इंतकाल के बाद हेमंत कुमार सुनना ही बंद कर दिया, क्योंकि रोना आता है, क्योंकि वो इतना सुनते थे उनको। तो आप वो बजा दीजिए। हेमंत दा मेरे भी बहुत पसंदीदा गायक हैं। आइए हेमंत दा, छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा। क्या बात। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, कि जैसे मंदिर में लो दिए की। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, कि जैसे मंदिर में लो दिए की। तुम अपने चरणों में रख लो मुझको, तुम्हारे चरणों का फूल हूँ मैं सर झुकाए खड़ी हूँ प्रीतम, मैं सर झुकाए खड़ी हूँ प्रीतम, के जैसे मंदिर में लो दिए की। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, के जैसे मंदिर में लो दिए की। ये सच है जीना था पाप तुम बिन, ये पाप मैंने किया है अब तक, मगर है मन में छवि तुम्हारी, मगर है मन में छवि तुम्हारी, कि जैसे मंदिर में लो दिए की। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, कि जैसे मंदिर में लो दिए की। फिर आग बिरहा की मत लगाना, कि जल के मैं राख हो चुकी हूँ। ये राख माथे पे मैंने रख ली, ये राख माथे पे मैंने रख ली, कि जैसे मंदिर में लो दिए की। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, कि जैसे मंदिर में लो दिए की। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा। श्रोताओं, आपके रेडियो सेट की सुई है विविध भारती पर और आप सुन रही हैं आज के मेहमान। आज हमारे मेहमान हैं लेखक और निर्देशक अनुराग बासु। आइए सुनते हैं कमल शर्मा से अनुराग बासु की बातचीत का अगला हिस्सा। हम सबके दिलों में ऐसी तो होता है कि जो हमारे अपने होते हैं उनका प्यार छुपा होता है दिल में, वो एक दीप की तरह रोशन होता है, और ये प्यार ऐसे ही बना रहे, और प्यार बना रहे आपका फिल्मों के साथ में। मुझे ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि मुझे लगा कि उनका एक सपना है, और वो आज जिस तरह से सिनेमा में आपका नाम हो रहा है, और नए दौर के सिनेमा में जब हम इंडियन मेन स्ट्रीम सिनेमा की बात करते हैं, हिंदी सिनेमा की, तो उसमें आपका नाम लिया जाता है कि ये वो लोग हैं जिनसे बहुत उम्मीदें हैं आज के सिनेमा को। तो अगर वो रहते तो जाहिर है कि उनको बहुत खुशी होती आपकी ये सफलता देख करके, लेकिन क्या उनका कोई और भी सपना था जो आपको बनाना चाहते थे? जैसे हमारे यहाँ होता है, इस इंटरव्यू के पहले एक बात चल रही थी कि अमूमन हिंदुस्तानी घरों में ये होता है कि बेटे को क्या बनाना चाहते हैं, तो साहब डॉक्टर या इंजीनियर,
ये आपके साथ में भी था? नहीं, उन्होंने कभी मुझे खुल के कभी नहीं कहा कि उनकी इच्छा क्या थी, कभी भी नहीं। मैं इंजीनियरिंग का एग्जाम दे रहा था, दिन रात पढ़ाई कर रहा था, तब वो भी आके रात को चाय बना के देते थे। मैं यहाँ स्ट्रगल करता था तो मुझे नंबर देते थे, तो मैंने जो किया उन्होंने मेरा साथ दिया। कभी मुझे नहीं कहा कि आप इस तरफ जाओ, क्योंकि मैंने कहा कि मुझे इंजीनियरिंग छोड़ के मुझे बम्बई, सर पापा मुझे भी इस लाइन पे आना है, मुझे कुछ करना है, लिखना है, डायरेक्ट करना है, कुछ करूंगा। मतलब ठीक है, कहाँ जाएगा, कुछ नंबर पर चाहिए तो बताता हूँ, लोगों से मिल जाके। तो इतने मतलब खुले दिल के उदार पिता थे, मतलब वो बजाय इसके कि वो जो पिता वाली छवि होती है जिसमें एक डिक्टेटर होता है, वैसा नहीं, वो एक मित्र थे। हाँ, मैं यही कहूंगा, क्योंकि देखिए एक फिल्म में ना, आप फिल्मी लैंग्वेज में एक बात हमेशा कहते हैं फिल्मों में कि जिस फिल्म का फर्स्ट हाफ अच्छा होता है उसका सेकंड हाफ अच्छा होता है। ये फिल्म का फर्स्ट हाफ डिसाइड करता है कि सेकंड हाफ कैसा होगा। तो जिंदगी में भी वही है, मेरा फर्स्ट हाफ अच्छा रहा है, इसीलिए मेरा सेकंड हाफ अच्छा जा रहा है। आपका, हम तो ये कहेंगे कि पूरी जिंदगी बहुत अच्छी जाए और सारी फिल्में जो आपकी यहाँ हैं वो ऐसी कामयाबी पाएं। चूंकि मेट्रो का जिक्र चल रहा था और उसमें भी गाने बहुत अच्छे हैं, हम यहाँ बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले उस फिल्म का गीत सुनवाना चाहते हैं अपने श्रोताओं को आपकी तरफ से। कौन सा गाना जो सबसे ज्यादा हिट हुआ था? इन दिनों दिल मेरा मुझसे कह रहा। जब मिले थोड़ी फुर्सत खुद से कर ले मोहब्बत है तुझे भी इजाजत कर ले तू
उसको छुपा कर मैं सबसे कभी ले चलूं कहीं दूर, आंखों के प्यालों से पीता रहूं उसके चेहरे का नूर। ओ, उसको छुपा कर मैं सबसे कभी ले चलूं कहीं दूर, आंखों के प्यालों से पीता रहूं उसके चेहरे का नूर। इस ज़माने से छुप कर, इस ज़माने से छुप कर पूरी कर लूं मैं हसरत, है तुझे भी इजाजत, कर ले तू भी मोहब्बत। इन दिनों दिल मेरा मुझसे है कह रहा, तू ख्वाब सच्चा, तू जीने दादा, है तुझे भी इजाजत, कर ले तू भी मोहब्बत, है तुझे भी इजाजत, कर ले तू भी मोहब्बत। इन दिनों आपका दिल आपसे क्या कह रहा है? हाँ, इन दिनों मेरा दिल ये कह रहा है कि आगे अगला क्या बनाऊं, ये कह रहा है। और एक खाली पन्ने में मतलब सिर्फ मैं पेज नंबर भरता जा रहा हूँ, उसमें लिख कुछ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा अनुराग, संगीत से भी आपका अनुराग है ये? हाँ, बहुत ज़्यादा। तो आप अपने जब सिनेमा की बात आती तो हमारे यहाँ तो वैसे भी जब हिंदुस्तानी सिनेमा की बात करते तो संगीत उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। आप इसकी सेटिंग में कितना बैठते हैं अपने संगीतकार के साथ में अपने म्यूजिक पे काम करने के लिए? बहुत ज़्यादा। मेरे ख्याल से संगीत जो है ना, वो फिल्म मेकिंग का वो हिस्सा मुझे सबसे प्यारा लगता है। अच्छा। संगीत बनाना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं बहुत ध्यान देता हूँ उसमें, इवन बैकग्राउंड म्यूजिक तक, मतलब क्या बजेगा, कौन से इंस्ट्रूमेंट बजेंगे। क्योंकि एक फिल्म का जो आज बर्फी की लोग तारीफ करें, लेकिन लोग बारीकियाँ देखेंगे कि साउंड डिजाइनिंग है फिल्म में। जहाँ पे अगर घोड़ी की टाप है तो वहाँ पे तबला नहीं बजा है, जहाँ पे एक आवाज़, तो एक साउंड डिजाइनिंग है फिल्म की। क्योंकि साइलेंट है पूरी फिल्म, डायलॉग नहीं है, तो लोगों को अगर अच्छा लग रहा है, छू रहा है, तो म्यूजिक की वजह से और उसके साउंड डिजाइनिंग की वजह से उसका बहुत बड़ा हाथ है। और मुझे लगता है कि भगवान ने कान दिए हैं ठीक। मैं ऐसे बहुत ज़्यादा अपने आप को नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत अच्छा म्यूज़िक का जानकार हूँ, लेकिन जब आप एक बंद कमरे में अपने म्यूज़िक डायरेक्टर से बैठते हैं, कोई गाना सिलेक्ट करते हैं या बनाते हैं, आप अपने गट फीलिंग के साथ जाते हैं। मुझ में ये समझ नहीं है कि ये हिट होगी नहीं होगी, जो मुझे अच्छा लगता है वो अभी हिट हो रहा है, तो ये पता नहीं कब तक होगा। आप सजेशंस भी देते हैं अपने संगीत? नहीं, ज़रूर देता हूँ। और प्रीतम मेरा दोस्त है और हम लोग 96-97 से साथ में काम कर रहे हैं। एक बहुत कमाल का टीम है हम दोनों का। एंड इंडस्ट्री में बहुत कम दोस्त है मेरे, प्रीतम उसमें से एक है, तो उसका काम करना बहुत मजा आता है। मतलब प्रोफेशनल लेवल पे तो है ही, क्रिएटिव लेवल पे भी उनके साथ में एक जो ट्यूनिंग होती है, और वो किसी भी क्रिएटिव फील्ड के लिए बड़ी जरूरी है कि बहुत जरूरी है। ये गिव एंड टेक है। क्योंकि मुझे याद है बर्फी में हम पहले 15-20 दिन कोई गाना बना ही नहीं पाए, बैठे रहे, जूझते रहे, दुनिया भर के मेलोडी बनाए, कुछ नहीं बना। क्योंकि हम शायद गलत अप्रोच कर रहे थे। हम चाहते थे कि अब बहुत प्रेशर है प्रीतम, हमारे सब म्यूजिक हिट हुए, अभी हिट गाना कोई बनाता है, अभी हिट गाना कैसे बना सकते हो आप। तो फिर हमने कहा कि प्रीतम आई थिंक इस फिल्म के लिए म्यूजिक बनाते हैं, हिट हो गया तो हो गया। क्या बात है, मतलब इसमें संगीत को अपने सहज तरीके से आने दिया, इस तरह का दबाव नहीं कि सब बनाना है और जो बाजार की जरूरत के हिसाब से नहीं बना। देखिए आप इस फिल्म में देखेंगे, इस फिल्म का म्यूजिक एकदम अलग है, कोई शोरगुल नहीं है, इतने कम इंस्ट्रूमेंट बजे हैं, अच्छे खूबसूरत लिरिक्स हैं, आपको सलील दा की याद दिलाएंगे कुछ गाने, उस तरह का अरेंजमेंट है। और ये जो है ना, लोग कहते हैं कि ये प्रीतम को तो हमने देखा ही नहीं था, ये प्रीतम का नया रूप है, प्रीतम ने इस तरह काम नहीं किया था, लेकिन यही एक्चुअल प्रीतम है। तो ये जो प्रीतम का जो ये ओरिजिनल है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन है उनका? मुझे लगता है ये प्रीतम है, इस प्रीतम को मैं जानता हूँ। क्योंकि हम जब भी बैठते हैं घर में और कुछ प्रोग्राम होता है, हम लोग गिटार में गाना बजाते हैं, तो हम इसी तरह के गाने गाते हैं। हम 70s के सलील चौधरी गाने गाते हैं। तो एक गाना यहाँ पर
आप दोनों की दोस्ती के लिए, हाँ। प्रीतम के लिए। भीगी भीगी बजा दीजिए गैंगस्टर का। गैंगस्टर में मतलब हम दोनों का पहला काम है साथ में। मूवीज में हमने टीवी और विज्ञापन में बहुत पहले काम किया था, लेकिन भीगी भीगी जो है ये इसके गाने के बारे में आपको बता देता हूँ। जी जी। बाकी सारे गाने जो हैं, भीगी भीगी जो गाना प्रीतम अगेंस्ट में था, बहुत बोला था ये गाना नहीं लेते हैं फिल्म में। क्यों अगेंस्ट थे? मैं बताता हूँ, क्योंकि सारे गाने प्रीतम के कंपोज किए हुए थे, यही गाना कंपोज किया हुआ नहीं था उसका। और ये हम लोग जब कॉलेज में थे और एक हमारे गौतम दा करके हैं, मोहनेर घोरा गुली करके एक बैंड है कलकत्ता का, उसमें ये गाना था, पृथ्वी गाने का नाम था। और हम लोग हर कॉलेज फेस्ट में गाने को गाते थे, प्रीतम भी गाता था, मेरा हम दोनों का फेवरेट गाना था। तो हम जब भी कोई पार्टी में करते थे हम दोनों इस गाने को बहुत जम के गाते थे। और जब गैंगस्टर हुआ तो मैंने, गौतम दा का इंतकाल हो चुका था, मैंने उनके वाइफ को फ़ोन किया, मैंने बोला दीदी ये गाना मैं हिंदी में करना चाहता हूँ, लोगों को सुनना चाहिए गाना, कि इतना खूबसूरत गाना है। तो उन्होंने हमें राइट्स दिया और प्रीतम ने सीडी में उसमें ना उस गाने को उसने पैसा लिया। सीडी में म्यूजिक डायरेक्टर का नाम आप देखेंगे, उसमें गौतम दा का नाम है। और आई थिंक दैट्स माय फेवरेट सॉन्ग इन द फिल्म, भीगी भीगी। आइए सुनते हैं। रातें भीगी भीगी यादें भीगी भीगी बातें भीगी भीगी आंखों में कैसी नमी है। आहा 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 आहा। सपनों का साया पलकों पे आया, पल में हंसाया पल में रुलाया, फिर भी ये कैसी कमी है। आहा आधी आधी जगी आधी आधी सोई, आंखें ये तेरी तो लगता है रोई, लेकर के नाम हमारा। आहा 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 आहा। रूठा रूठा रब, छूटा छूटा सब, टूटा टूटा दिल तेरे बिना अब कैसे हो जीना गवारा। आहा आहा
ये रातें भीगी भीगी यादें भीगी भीगी बातें भीगी भीगी आंखों में कैसी नमी है हा 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 गैंगस्टर का जिक्र आपने किया और गैंगस्टर भी एक बड़ी ऑफबीट फिल्म रही। उसकी खास बात यह है कि उसमें अमूमन होता यह है कि सिनेमा में आप चीजों को बहुत ज्यादा ग्लैमराइज करते हैं, अंडरवर्ल्ड को और वायलेंस को। उसमें आपने उसके शेड को कम किया लगातार। मेरे लिए गैंगस्टर एक लव स्टोरी थी। वो इंसिडेंटल है कि वो गैंगस्टर थे और कहानी, लेकिन इट वाज अ लव ट्रायंगल। उसको मैंने उस दुनिया में बेस किया, लेकिन मैंने कभी उसको एक वायलेंट और थ्रिलर और गैंगस्टर फिल्म कैसे देखा ही नहीं। तो अभी आपने मेरे कान में कुछ छींटे पड़ा कि आप और दोनों गाते थे। हम आपकी आवाज सुनना चाहिए। भगवान, एक गाना तो सुनाइए आप। मैं कभी गाया नहीं एक्चुअली। आपने बोला कि अभी आप गाते थे कॉलेज में उनके साथ। नहीं नहीं, कॉलेज में नहीं गाता। उसके बाद नहीं, जैसा भी गाते हो एक सुना दीजिए। मैं हिम्मत ही नहीं कर सकता क्योंकि मैं सिर्फ बाथरूम में अच्छा गाता हूँ, बाल्टी के अंदर मुंह घुसा के, और मैं तो फिर आपके ही आवाज का रिवर्ब आता है, फिर आपको लगता है मैं कितना मतलब बेहुदा गाता हूँ। और बाल्टी के अंदर गाना बहुत अच्छा रियाज है। वैसे किस तरह का संगीत पसंद है और किस दौर का पसंद है? मैं किशोर दा का बहुत बड़ा फैन हूँ और मेरे ख्याल से हर वक्त पे हर समय उनके गाने सुनता हूँ, सुनता रहा हूँ। आई थिंक मुझे याद है वो थेरेपी की तरह है जी। एक वक्त था मैं बहुत बीमार था, कीमोथेरेपी चल रहा था, हॉस्पिटल में एडमिट था, लेकिन किशोर कुमार के गाने सुनता था ना, खुश रहता, मतलब आई यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी लिसनिंग टू हिज सॉन्ग। बजते रहता था दिन भर गाना उनका। तो किशोर कुमार के सारे गाने थेरेपी की तरह है, तो उनके हर एक मूड के हिसाब से गाना सुनता हूँ मैं। कभी आपको लगता है कि अगर किशोर दा जिंदा होते और आप भी उनको अपनी फिल्म में लेते तो ये एक अलग बात बनती? नहीं, उनका तो मैं इतना बड़ा मुरीद हूँ क्योंकि एज एन एक्टर, एज ए सिंगर, एज ए कंपोजर, उनका इतना कलरफुल लाइफ है, जिंदगी है उनकी, पूरी पर्सनैलिटी जो है ना उनकी, कंप्लीट आर्टिस्ट एंड अनप्रेडिक्टेबल। इट वॉज वेरी कलरफुल मैन। तो ऐसे इंसान को यहाँ पर एक हमारी श्रद्धांजलि, स्मृति की पुष्पांजलि। तो कोई गीत जो आपको बहुत अच्छा लगता है तो किशोर दा की आवाज में? ये बहुत मुश्किल है। किशोर कुमार फैन से फेवरेट गाना पूछेंगे और वो उठ के एक गाना बोल देगा, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं अभी जो गाड़ी में सुन रहा था आपके यहाँ आने से पहले, मैं वो बता देता हूँ, चला जाता हूँ किसी की धुन में, बस यही सुन रहा था मैं आने से पहले। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। मिलन की मस्ती भरी आंखों में, हजारों सपने सुहाने लिए हो। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए।
मस्ती के नजारे हैं तो ऐसे में संभलना कैसा मेरी कसम, जो लहराती डगरिया हो तो फिर क्यों ना चलूं मैं बहका बहका रे। मेरे जीवन में ये शाम आई है मोहब्बत वाले जमाने लिए, ओ चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए। वो आलम भी अजब होगा वो जब मेरे करीब आएगी मेरी कसम, कभी बैया छुड़ा लेगी कभी हंस के गले से लग जाएगी, हाय मेरी बाहों में मचल जाएगी। वो सच्चे झूठे बहाने लिए हो चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए। बहारों में नजारों में नजर डालूं तो ऐसा लागे मेरी कसम, वो नैनों में भरे काजल घूंघट खोले खड़ी है मेरे आगे रे, शर्म से बोझल झुकी पलकों में जवां रातों के फसाने लिए, ओ चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए। मिलन की मस्ती भरी आंखों में हजारों सपने सुहाने लिए, ओ चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए। ला 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 ला। तो साथियों, ये था आज के मेहमान कार्यक्रम और आप सुन रहे थे फिल्म निर्देशक और लेखक अनुराग बासु से कमल शर्मा की बातचीत। इस कार्यक्रम का संयोजन मनीषा जैन ने किया, तकनीकी सहयोग साइमन परेरा ने दिया और विविध भारती की ओर से इस प्रोग्राम की प्रोड्यूसर हैं कल्पना शेट्टी। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज के मेहमान।